नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश और एबीपी गंगा का मेगा न्यूज बुलेटिन आप देख रहे हैं सत्याग्रह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। स्वागत है आप सभी का सबसे दमदार न्यूज बुलेटिन सत्याग्रह में। खबरें इंतजार नहीं करती, खबरों तक पहुंचना पड़ता है। गांव, शहर, गली, नुक्कड़, हर मोड़ से गुजरना पड़ता है। सच की दावेदारी चाहे कितनी भी मजबूत हो, पर झूठ की पर्देदारी से उलझना ही पड़ता है। जी हाँ, झूठ का चक्रव्यूह भेद कर सच सामने लाने की कोशिश का नाम ही है सत्याग्रह, जिसमें हम हर खबर की सच्ची तस्वीर आपके सामने पेश करेंगे। पूर्वांचल हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अवध हो या बुंदेलखंड, अगले 1 घंटे में हम यूपी की हर बड़ी हलचल से आपको रूबरू करवाएंगे। गाजियाबाद से गोरखपुर तक और लखीमपुर से ललितपुर तक, गांव हो या शहर, गली मोहल्लों से कस्बों तक, एक भी बड़ी खबर छूटेगी नहीं और कोई भी खबर अधूरी खबर चलेगी नहीं। ऐसा होगा सत्याग्रह का मिजाज। सुबह से लेकर शाम तक, समाज से लेकर सियासी मैदान तक, आपके सरोकार से जुड़ी खबरों का गुलदस्ता है सत्याग्रह। ब्रेकिंग न्यूज हो या बड़ी खबर, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट हो या खबर का असर, यूपी के चप्पे चप्पे का चौतरफा हाल बताएगा सत्याग्रह। बिल्कुल, यानी कि जहां खबर वहां एबीपी गंगा, जहां सत्य वहां एबीपी गंगा, और सच की जमीन से खबरों की सबसे बड़ी पड़ताल है सत्याग्रह। तो यूपी की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एबीपी गंगा के साथ और देखते रहिए सत्याग्रह। और सत्याग्रह में सबसे पहले बात यूपी की 2 लोकसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव की। आज रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट के लिए चुनाव प्रचार का जोर थम गया। समाजवादी पार्टी को दोनों सीटों पर जीत दर्ज करना जरूरी है, खासतौर पर आजमगढ़ सीट, जिस पर 2014 में मुलायम सिंह यादव ने जीत दर्ज की थी और 2019 में अखिलेश यादव ने सपा का कब्जा बरकरार रखा था। वहीं अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा के लिए उपचुनाव इसलिए नाक का सवाल बना है क्योंकि भाजपा ने हाल ही में सपा को हराकर दूसरी बार यूपी की सत्ता में वापसी की है। ऐसे में भाजपा नहीं चाहती कि उपचुनाव में जीत दर्ज कर सपा का मनोबल दोबारा ऊंचा होने पाए। और इसीलिए रामपुर में पूरे प्रचार के दरमियान जहां एक तरफ अकेले आजम खान तो दूसरी तरफ आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव के लिए सपा के दिग्गज नेता प्रचार में उतरे थे। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही नहीं बल्कि भाजपा के कई दिग्गज सांसदों, मंत्रियों और विधायकों ने आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा में प्रचार किया है। तो 23 जून को लोकसभा उपचुनाव है और आज प्रचार खत्म हो गया है। और अब बात रामपुर लोकसभा सीट की, जहां सीधा मुकाबला भाजपा और सपा के बीच है। रामपुर में ना तो कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी दिया है और ना ही बहुजन समाज पार्टी ने। रामपुर में सपा की तरफ से आजम खान के करीबी आसिम रजा चुनाव लड़ रहे हैं, तो भाजपा ने किसी वक्त आजम खान के खास सिपहसालार रहे घनश्याम लोधी को मैदान में उतार दिया है, जिनके लिए प्रचार करने आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामपुर में थे। तो सीएम योगी ने आज 2 जनसभाएं करके घनश्याम लोधी के लिए वोट मांगे और समाजवादी पार्टी और आजम खान पर उन्होंने तीखे सियासी हमले किए। तो रामपुर लोकसभा उपचुनाव की हम बात कर रहे हैं। भाइयों बहनों, फर्क साफ है। रामपुर का चाकू जब डबल इंजन की सरकार के हाथ में आता है, यहाँ के गरीबों का संरक्षण करता है, व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करता है, गरीब गरीब होता है, उसकी कोई जाति, उसका कोई मत, उसका कोई संप्रदाय, उसका कोई मजहब नहीं होता है। उस गरीब को हर हाल में न्याय मिलना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने उस गरीब को न्याय दिलाते हुए यहाँ के भू माफियाओं को उनके किए की सजा दिलाने का काम भी किया था। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज रामपुर में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर चौतरफा सियासी हमला बोलते हुए लोगों को 2017 से पहले सपा सरकार के दौर की याद दिलाई।
सीएम योगी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की भी याद दिलाते हुए कहा कि अखिलेश यादव के कार्यकाल में सीएम हाउस तक में अपराधियों और दंगाइयों का आना जाना होता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी आरोप लगाया कि सपा सरकार में एक तरफ तो गरीबों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था, वहीं दूसरी तरफ 2017 से पहले गरीबों की जमीनों पर भूमाफिया कब्जा कर लेता था, लेकिन अब ऐसा नहीं। पेशेवर दंगाइयों को बुलाया जाता था, पेशेवर अपराधियों का सम्मान होता था। समाजवादी पार्टी के सरकार के समय यही होता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार जब बनी, भाइयों बहनों, उसी मुख्यमंत्री आवास पे आज गुरुबाणी का पाठ होता है। उसी मुख्यमंत्री आवास पे अब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के साहबजादों की स्मृति में बाल दिवस का कार्यक्रम आयोजित होता है और वहां पर दो दरबार भी सस्ता है। समाजवादी पार्टी की सरकार में गरीबों को मकान नहीं मिलते थे, आवास नहीं मिलते थे, राशन नहीं मिलता था, विद्युत का कनेक्शन नहीं मिलता था, रसोई गैस का कनेक्शन नहीं मिलता था, गरीबों की जमीनों पर जरूर कब्जा हो जाता था। भाइयों बहनों, आज राशन फ्री, आवास फ्री, विद्युत कनेक्शन फ्री, उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का कनेक्शन फ्री, और अब तो हम लोग हर घर नल की योजना के साथ भी जुड़ रहे हैं। पता नहीं सरदार बलदेव सिंह गोलक जी क्यों यहाँ पर संकोच कर रहे थे, लेकिन उनको मालूम होना चाहिए कि उन्हीं की मांग पर बिलासपुर चीनी मिल के आधुनिकीकरण की योजना को भी सरकार ने अपनी स्वीकृति दे दी है और इस बार के बजट में धन की भी व्यवस्था की है। उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए धन की व्यवस्था भी की है कि कार्य अब आगे बढ़ना चाहिए। वहीं आजमगढ़ लोकसभा सीट पर हो रहा उपचुनाव भी बेहद दिलचस्प है। पूर्वांचल की मुस्लिम बहुल सीट मानी जाने वाली आजमगढ़ लोकसभा सीट के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से यादव परिवार के सदस्य और अखिलेश के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव मैदान में हैं, जबकि भाजपा ने एक बार फिर से भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरुवा को मैदान में उतारा है। लेकिन बसपा के शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली की वजह से आजमगढ़ की चुनावी लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है, क्योंकि आजमगढ़ में सबसे ज्यादा मुस्लिम और यादव मतदाता हैं। यही वजह है कि अब यहाँ की लड़ाई बेहद दिलचस्प हो चली है। और इसी बीच आज अखिलेश यादव ने लोकसभा उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ और रामपुर दोनों सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी और दोनों जगह जनता सपा को जिताने जा रही है। चुनाव दोनों समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है, रामपुर का चुनाव भी और आजमगढ़ का चुनाव। आजमगढ़ की जनता पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी दिखाई दे रही है, रामपुर की जनता पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी दिखाई दे रही। दोनों उपचुनाव समाजवादी पार्टी भारी वोटों से जीतने जा रही है। और देखिए, दोनों जगहों की लड़ाई दिलचस्प है। हमारे दो साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास आपको लिए चलते हैं। सनुज है रामपुर से और आजमगढ़ से नीतीश हमारे साथ हैं। सबसे पहले सनुज का ही रुख कर लेते हैं। सनुज, आज प्रचार का दौर भी थम चुका है, अब जो गेंद है वो जनता के पाले में है। क्या कुछ वहां पर आपने देखा दिन भर, और क्या दिखाई दे रहा है, किसका पलड़ा भारी है रामपुर में? सनुज। हाँ, देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि आज तक जो तमाम नेता है 5 बजे तक उन्होंने पूरी ताकत झोंकी है। जो रामपुर की रणभूमि में तमाम नेता, तमाम मंत्री और समाजवादी पार्टी के आजम खां पूरी लड़ाई उन्होंने लड़ी है कि कैसे भी हो मतदाताओं को अपने पक्ष में कर लिया जाए। लेकिन आज से बाजी पूरी तरीके से जनता के हाथ में आ गई है। अब जनता ये तय करेगी कि किसकी बातें जनता को समझ में आई है, किसके वादे जनता को समझ में आए हैं, किसके दावों पर जनता को भरोसा है। जनता यहाँ कमल खिलाना चाहती है, फिर यह जनता फिर से यहाँ साइकिल चलाना चाहती है। ये ऐसे तमाम सवाल हैं कि जिनके जवाब जल्दी मिल जाएंगे। और परसों यानी 23 जून को जब वोटिंग होगी तो उस दिन ये देखना पड़ेगा कि जो यहाँ के मतदान केंद्र हैं उन पर कितनी लंबी कतारें लगती हैं, यहाँ के मतदाता कितने उत्साहित नजर आते हैं। क्योंकि जितना ज्यादा उत्साह यहाँ पर मतदाताओं में नजर आएगा, चुनावी नतीजे उतने ही बेहतर और कह सकते हैं कि जो कड़े मुकाबले की बात निकलकर सामने आ रही है
वो तब तस्वीर पूरी तरीके से साफ होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए हाथ और हाथी के दोनों के हाथ यहाँ पर खाली हैं, क्योंकि ना तो यहाँ बसपा ने अपना कोई कैंडिडेट उतारा है और ना यहाँ पर कांग्रेस ने अपना कोई कैंडिडेट उतारा है। इसलिए समाजवादी पार्टी के आसिम राजा और बीजेपी के घनश्याम सिंह लोधी के बीच, दोनों के बीच कड़ा मुकाबला है। दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और देखना यह होगा कि जिस तरीके से यहाँ पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे और यहाँ पर जिस तरीके से वो गरजे हैं, उन्होंने तमाम यहाँ पर समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से उनके निशाने पर रही। और अगर बात आजम खां की कर ले तो आजम खां भी पूरी तरीके से उनके निशाने पर रहे, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में एक वो बिलासपुर विधानसभा में आए थे और मिलक विधानसभा में आए थे। दोनों ही विधानसभाओं में मुख्यमंत्री ने एक भी बार आजम खां का नाम नहीं लिया, लेकिन पूरी तरीके से निशाना उन्होंने बिल्कुल निशाना साधते रहे। तो बहुत सारी चीजें हैं और दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। आजमगढ़ का भी रुख कर लेते हैं। नीतीश हमारे साथ बने हैं। नीतीश, आजमगढ़ में भी चुनाव प्रचार का शोर थम गया है और माना जा रहा है कि लड़ाई बेहद कांटे की है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी और बीजेपी के नेता प्रत्याशी हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि बसपा मैदान में है नहीं और सपा लड़ाई लड़ती, लेकिन उनके सेनापति आए नहीं, उन्होंने हार मान ली है। लेकिन क्या माहौल ओवरऑल वहां पर बन रहा है सियासी तौर पर और जनता के तौर पर, जनमत के तौर पर? अवधेश, अगर माहौल की बात कर लूं तो यहाँ लड़ाई त्रिकोणीय दिखाई दे रही है। जो स्थितियां हैं, आज दिन का जिक्र कर दूं तो आज दिन भर जबरदस्त यहाँ पर चुनाव प्रचार दिखाई दिया और तीनों जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में दिखाई दिए। लेकिन अब जो गेंद है वो जनता के पाले में है। जनता अपना मत देकर ये बता देगी कि हम किसको चुन रहे हैं। जिस तरह से दावे की बात है और जो लड़ाई की बात है, अब उसका जिक्र करना चाहूंगा। तो अगर बीजेपी अपने आप को एक नंबर बताती है तो वो एक नंबर कैसे आ सकती है? वो एक नंबर तब आ सकती है जब बहुजन समाज पार्टी के गुड्डू जमाली तेजी से लड़ते हैं, यानी स्थानीय नेता की छवि वहां पर काम करती है और गुड्डू जमाली को आजमगढ़ की जनता ज्यादा से ज्यादा वोट देती है। लेकिन अगर इसी स्थिति में समाजवादी पार्टी को अगर मुस्लिम वोट चला जाता है तो ऐसी स्थिति में बीजेपी की स्थिति कहीं न कहीं कमजोर पड़ती हुई दिखाई देगी। अब देखना यह होगा कि इस त्रिकोणीय मुकाबले में बाजी कौन मारता है। दावे तो अपने बड़े बड़े हैं, दावे तमाम हैं। अगर बात कर ले तो दिनेश लाल यादव निरहुआ और उनके साथ के जो जगदम्बिका पाल है, वो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अखिलेश यादव यहाँ चुनावी प्रचार करने नहीं आए। वहीं अगर हमने धर्मेंद्र यादव से बातचीत की तो उनका ये कहना था कि हमारी पार्टी की रणनीति है। और इसके साथ ही ओम प्रकाश राजभर, उनको भी जिस तरह से कहा कि हमारी अखिलेश यादव जी से बात हुई है और बात होने के साथ साथ उन्होंने विश्वास भी जता दिया। अब अगर इसके इतर बात करें तो स्वयं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी ये विश्वास जता दिया कि रामपुर और इसके साथ आजमगढ़ की सीट निकल रही है। लेकिन अब जनता ये फैसला कर देगी कि कहां की सीट निकल रही है और कितने मतों से जीत होती है, ये बड़ी बात होगी। आपको बता दूं कि आजमगढ़ में पिछले इतिहास को जिस तरह से देखें तो पिछले इतिहास में समाजवादी पार्टी भारी पड़ती हुई दिखाई दी है। लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या अगर समाजवादी पार्टी को जनता चुनती है तो वोटों का प्रतिशत क्या होता है। तमाम समीकरणों के सहारे सियासत आगे बढ़ती है। अब देखने वाली बात होगी कि समीकरण जो सभी पार्टियों ने अपने अपने सेट कर रखे हैं, सबसे ज्यादा जनता को किसका समीकरण समझ में आता है। शुक्रिया नीतीश आपका और सनोज आपका भी शुक्रिया जानकारी के लिए। और देखिए दोनों ही गढ़ है समाजवादी पार्टी का। उस गढ़ में साइकिल चलेगी समाजवादी पार्टी की या फिर कमल खिलेगा, इस पर लगातार नजर है। रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव पर प्रचार भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन इस बीच जुबानी तीर खूब चले। आजम खान ने रामपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर वार किया तो डिप्टी सीएम ने भी अपने अंदाज में पलटवार कर दिया। अपने पक्षों की, अपनी मशीनों की हिफाजत कीजिएगा। जिन गाड़ियों में मशीनें रखी जाएं उनकी तलाशी लेने की कोशिश कीजिएगा और प्यार मोहब्बत से अफसरान से कहकर, और जब वो रवाना हो जाए तो उनके पीछे अपनी मोटरसाइकिल लगा दीजिएगा मंडी तक, ताकि रास्ते में मशीनें न बदल दी जाए और कमिश्नर वहां ना आ जाए। हिसाब होगा आसमान की तरफ से। किसी के बारे में अपशब्दों का प्रयोग नहीं करता, लेकिन लंबे समय तक जेल में रहे हैं। मुझे लगता है उनका स्वास्थ्य मानसिक तौर से अच्छा नहीं है। चुनाव प्रचार में समय खपाने से अच्छा अपने इलाज में समय लगाएं। जहां तक रामपुर और आजमगढ़ दोनों लोकसभा के उपचुनाव की बात है, दोनों स्थानों पे मेरी जानकारी के हिसाब से कमल का फूल खिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की संख्या 26 तारीख को वोट की गिनती के बाद उत्तर प्रदेश से छाछट हो जाएगी।
तो देखा आपने, तीखा वार पलटवार चल रहा है। वहीं रामपुर में आज रैली के दौरान सपा विधायक आजम खान ने ईवीएम को लेकर भी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिदायत दे दी। आजम खान ने कहा कि कार्यकर्ता ईवीएम मशीनों का ख्याल रखें, जरूरत पड़े तो जिन गाड़ियों में ईवीएम जाएं उनकी भी चेक करें। यहां से जब ईवीएम मंडी तक जाए तो मंडी तक उसका पीछा करें, ये आजम खान ने कहा। अपने बच्चों की, अपनी मशीनों की हिफाजत कीजिएगा। जिन गाड़ियों में मशीनें रख ली जाएं उनकी तलाशी लेने की कोशिश कीजिएगा और प्यार मोहब्बत से अफसरान से कहकर, और जब वो रवाना हो जाए तो उनके पीछे अपनी मोटरसाइकिल लगा दीजिएगा मंडी तक, ताकि रास्ते में मशीनें न बदल दी जाए और कमिश्नर वहां ना आ जाए। साफ होगा आसमान। और इन सभी जुबानी जंग के बीच में, तीर के बीच में, आपसे थोड़ी देर पहले बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने एक ट्वीट किया है। क्या ये ट्वीट आपको बता दें, जिसमें उन्होंने आजमगढ़ से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी गुड्डू जमाली को जिताने की अपील की है। दरअसल चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सतीश चंद्र मिश्रा का ये ट्वीट इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि लोकसभा उपचुनाव के लिए बसपा ने स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट जारी की, उसमें पार्टी के नंबर 2 नेता माने जाने वाले सतीश चंद्र मिश्रा को जगह ही नहीं दी गई थी और आजमगढ़ में सतीश चंद्र मिश्रा ने बसपा के लिए प्रचार भी नहीं किया था। लेकिन प्रचार के आखिरी दिन अब सतीश चंद्र मिश्रा ने ट्वीट करके बसपा को जिताने की अपील की है। इसके भी अपने अलग मायने हैं। सतीश चंद्र मिश्रा ने बसपा को जिताने की अपील की। आजमगढ़ में चुनाव प्रचार करने नहीं गए थे सतीश चंद्र मिश्रा और पार्टी के स्टार प्रचारकों में उनका नाम नहीं था। अब देखिए अचानक से ट्वीट है। बिल्कुल, तो सियासत कई मायनों में आगे बढ़ रही, देखने वाली बात होगी कि जनता का मत क्या होगा। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। कल यूपी बोर्ड के टॉपर्स से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुबह 11:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर एक कार्यक्रम है। यूपी बोर्ड के मेधावी छात्रों से मुख्यमंत्री संवाद करेंगे। यूपी बोर्ड के टॉपर्स को सीएम करेंगे सम्मानित, ये बड़ी जानकारी है। यूपी के अलग अलग जिलों से 10 छात्र होंगे शामिल, जिनसे संवाद करते हुए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कल नजर आने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी है। सुबह 11:30 बजे का वक्त है। मुख्यमंत्री आवास पर यह कार्यक्रम होगा और यूपी के अलग अलग हिस्सों से 10 छात्र पहुंचेंगे, जिनसे संवाद करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इंटरनेशनल योग दिवस पर आज पीएम और सीएम सभी ने योगाभ्यास किया। हम आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर पीएम मोदी की है, जो कर्नाटक के मैसूर में योग करते हुए हाथों को वापस लिया। तो वहीं दूसरी तस्वीर लखनऊ की है, जहां सीएम योगी ने योगाभ्यास किया। तीसरी तस्वीर ऋषिकेश की है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी भी योगाभ्यास करते हुए नजर आए। ये 3 तस्वीरें इंटरनेशनल योग डे की हैं, योगा डे की हैं, जिसमें अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें लगातार सुबह से हमने दिखाई। मैसूर में पीएम मोदी योग करते हुए दिखाई दिए, लखनऊ में सीएम योगी ने योगासन किए और साथ ही ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन में उत्तराखंड के मुखिया पुष्कर सिंह धामी अपनी पत्नी गीता धामी के साथ में योगाभ्यास करते हुए नजर आए। ये तस्वीरें अपने आप में कई संदेश देती हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मैसूर में थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस बार का थीम था योगा फॉर ह्यूमैनिटी। और अब आपको दिखाते हैं यूपी के अलग अलग शहरों में आई योगाभ्यास की तस्वीरें। 8 अलग अलग जगहों से योग की तस्वीरें सामने आई हैं और देखिए लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, गाजीपुर और गाजियाबाद, प्रयागराज, नोएडा और फतेहपुर की तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है। देख लीजिए सुबह किस तरीके से तस्वीरें आई थी अलग अलग हिस्सों से। सभी ने, बच्चे, बूढ़े, महिला, पुरुष, युवा, सभी ने योगाभ्यास किया, योगासन किया और संदेश दिया कि अब नया भारत है, योग की तरफ अग्रसर है। लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, गाजीपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर स्कूली बच्चों से लेकर के प्रशासनिक अधिकारियों ने, सियासतदानों ने, सभी ने किया योगासन। यूपी में योगाभ्यास की 6 तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखाते हैं, जहां स्कूल से लेकर स्टेडियम तक लोग योगाभ्यास करते हुए दिखाई दिए। तो पहली तस्वीर मुजफ्फरनगर की है, जहां पर स्कूल में योगाभ्यास किया गया। दूसरी तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है सोनभद्र की, जहां 13 स्टेडियम में आयुष मंत्रालय के कार्यक्रम का आयोजन हुआ। तीसरी तस्वीर आपके सामने जालौन की। बिल्कुल देखिए जालौन की तस्वीर दिखा रहे, जहां पर इंदिरा स्टेडियम में लोग योगाभ्यास करते नजर आए। और चौथी तस्वीर जौनपुर की है, जहां पर मंत्री अनुप्रिया पटेल योगाभ्यास में शामिल हुई। 5वीं तस्वीर आपके स्क्रीन पर है वाराणसी की, जहां गंगा घाट पर
योगाभ्यास किया गया। वहीं छठवीं तस्वीर कानपुर की है, जहां पुलिस लाइन में योगाभ्यास का आयोजन किया गया। सभी ने योगासन किए। और योग दिवस पर देश भर में आयोजन हुए। इस दौरान गोरखपुर में कई विधायक और स्थानीय सांसद भी शामिल हुए। अग्निपथ योजना के विरोध को सांसद रवि किशन ने राजनीति करार दिया और कहा विरोध प्रदर्शन में पार्टियों के कार्यकर्ता शामिल हैं। रवि किशन ने विरोधियों पर तंज कसते हुए उन्हें मयूर आसन करने की सलाह दी, जिससे उनका दिमाग शांत है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों ने योग किया। इस दौरान देश भर में हुए कई कार्यक्रमों में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। गोरखपुर में योग दिवस पर विधायकों और सांसद के साथ स्थानीय लोगों ने भी योग किया। रामगढ़ताल स्थित दिग्विजयनाथ पार्क में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप देख सकते हैं कि योग साधना का शुभारंभ हो चुका है। और आप तस्वीरें आपको दिखा दें आगे, आपको गोरखपुर के सांसद रवि किशन यहाँ पर दिखाई देंगे, जो सुबह से ही यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर योग साधना में सम्मिलित हैं। बीजेपी नेता और सांसद रवि किशन ने दावा किया कि फौज में भर्ती की उम्मीद रखने वाला कोई शख्स आगजनी नहीं कर सकता। अग्निपथ योजना के विरोध में हुए प्रदर्शनों के पीछे विपक्षी दल हैं। सांसद रवि किशन ने विपक्ष पर तंज करते हुए कहा कि उन्हें योग करना चाहिए, जिससे दिमाग शांत रहे। देखिए, योग करिए, दिमाग शांत रहेगा। आप मोदी जी की योजनाओं को मत समझिए, हर चीज को मोदी जी समझिए। इन लोग को आना चाहिए, इन लोग को, सब लोगों को मुझे लगता है मयूर आसन करना चाहिए। जितने विरोधी हैं सब लोग, आप लोग मयूर बने, विरोधी लोग जो, क्योंकि आप लोग को तब जितने भी इन लोग को मयूर आसन, सबको मोर बनना चाहिए। तब वो मयूर आसन में लोगों को समझ में आएगा कि मोदी जी सोच क्या रहे हैं देश के लिए। अग्निपथ सरकार और विपक्ष के बीच सियासी अखाड़ा बना हुआ है। दोनों तरफ से सियासी बयानबाजी जारी है। अग्निपथ योजना के विरोध में कई जगह पथराव और आगजनी भी हुई थी। आगजनी और पथराव करने के आरोप में देश में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गोरखपुर से नीरज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। सीएम योगी पृथ्वीराज चौहान की तरह की फिल्म मेजर भी देखेंगे। मुंबई हमले में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान मेजर संदीप शहीद हुए थे। तो शहीद मेजर संदीप उन्नी कृष्णन पर बनने वाली फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाले अधिविशेष ने सीएम योगी से मुलाकात की। सीएम योगी ने से मुलाकात के दौरान शहीद मेजर संदीप के माता पिता भी साथ थे और मुख्यमंत्री इस फिल्म को देखेंगे। मुंबई हमले में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान मेजर संदीप शहीद हुए, उन्हीं पर ये पूरी फिल्म बनी है। पृथ्वीराज की फिल्म देखी थी सीएम योगी आदित्यनाथ ने, आपको याद है वो तस्वीरें, और टैक्स फ्री किया गया था। अब देखिए, मुंबई हमले में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद मेजर संदीप की फिल्म भी देखने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। वहीं बीजेपी नेता और मंत्री योजना के फायदे गिना रहे। बीजेपी नेताओं और बीजेपी सरकार के मंत्रियों का तर्क ये है कि युवाओं को रोजगार देने के नाम पर भर्ती निकाली गई और विरोध राजनीतिक है। अग्निपथ योजना को लेकर देश में जहां एक तरफ जमकर हंगामा हुआ, वहीं दूसरी तरफ सियासी बयानबाजी भी जारी है। विपक्ष इस अग्निपथ योजना का विरोध कर रही है, वहीं बीजेपी नेता और बीजेपी सरकार के मंत्री इसके फायदे गिना रहे हैं। इस राष्ट्र की सेवा में युवाओं का अधिक से अधिक भागीदारी हो सके, जिस तरीके से और देशों में, इजराइल वगैरह में है कि लोग अपने बेटों को, उस देश में एक नियम है कि हमारा बेटा राष्ट्रभक्ति में, राष्ट्र के समर्पण में, राष्ट्र की सेवा में जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा युवा इस देश की, राष्ट्र की सेवा कर सकें, अधिक से अधिक कर सकें नौजवान। यूपी सरकार के मंत्रियों का कहना है कि युवाओं को नौकरी देने के लिए अग्निपथ योजना लाई गई। विरोध करने वाले युवाओं का भला नहीं चाहते हैं। इसका देश और प्रदेश में जो विरोध हो रहा है वो राजनीति से प्रेरित है। उसे आप बयान दीजिए, कैसे दे रहे हैं प्रियंका जी, कैसे अखिलेश जी दे रहे हैं, तो बयान ही तो चलता है ना। उसी बयान के आधार पर भाई आदमी को राष्ट्र के नाम पर तो समर्पण होना चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। और नहीं तो सेना जैसे उस नाम को पर उन लोगों ने उसको घी काम किया, मतलब जलाने का काम किया। तो ऐसे में उस जनता, युवा सब समझ रहा और निश्चित रूप से धीरे धीरे जब समझ गया, देखे। आजमगढ़ और रामपुर के उपचुनाव के लिए प्रचार खत्म हो चुका है और सभी नेताओं ने अपनी अपनी जीत का दावा भी किया है।
आजमगढ़ में मुलायम परिवार की तो रामपुर में एसपी नेता आजम खान की प्रतिष्ठा दांव में लगी हुई है। इस बीच योगी सरकार के मंत्री ने दावा किया कि आजमगढ़ में बीजेपी की जीत तय है। प्रदेश नहीं, पूरा देश भारतीय जनता पार्टी अब रावण राज खत्म करके राम राज ला रही है। अब रहा आजमगढ़ रामपुर का, तो वहाँ भी हमारे लोग अब समझाने का प्रयास, वहाँ के लोग समझ गए कि हमारे साथ अन्याय हुआ, लेकिन उन्होंने तो बीच में ही धोखा दे दिया, तो 2 साल में ही धोखा दे दिया। तो ऐसे में वो लोग अब मन बना लिए हैं कि हम सरकार के साथ रहेंगे और सरकार से ही सुख मिलेगी, शांति मिलेगी, न्याय मिलेगा। अग्निपथ योजना के नाम पर हंगामे और सियासी बयानबाजी के बीच यूपी में 2 जगहों पर उपचुनाव हो रहे हैं। आजमगढ़ और रामपुर में हो रहे उपचुनाव में यूपी में सरकार चला रही बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। इधर सपा भी दोनों उपचुनाव जीतकर दोनों सीटों पर कब्जा बनाए रखने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। प्रदेश में बिजली बिल का टैरिफ तय करने के लिए जन सुनवाई हो रही है। यूपी विद्युत नियामक आयोग बिजली कंपनियों ने 2022-23 के लिए स्लैब बदलने की अपील की है और कंपनियों ने 6,787 करोड़ की जरूरत बताई है। कंपनियां स्लैब बदलने की मांग कर रही हैं और अगर स्लैब बदला तो घरेलू और कमर्शियल ग्राहकों को ज्यादा भुगतान करना पड़ सकता है। घरेलू उपभोक्ताओं पर हर महीने 25 से 200 और कमर्शियल ग्राहक 180 से 1090 तक या फिर इससे ज्यादा पेमेंट उनको करना पड़ सकता है। इधर उपभोक्ता परिषद ने बिजली दर घटाने की मांग की है और ये कहा है कि कंपनियों पर पब्लिक का ही करोड़ों रुपए बकाया है। जुलाई में नई बिजली दरों को जारी किया जाएगा। बिजली दरें तय करने को लेकर विद्युत नियामक आयोग में आज से जन सुनवाई की शुरुआत हो गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जगह जगह पूरे विद्युत नियामक आयोग में इसी तरह के होर्डिंग आपको नज़र आएंगे, जहां पर जन सुनवाई की जो तारीखें हैं वो लिखी हैं और बताया गया है कि किस तरह से जो वित्तीय वर्ष 2022-23 है उसके लिए वार्षिक आवश्यकता जो राजस्व है, जो टैरिफ होंगे आगामी, उनको लेकर अब जन सुनवाई चल रही है। इस समय हम विद्युत नियामक आयोग के कार्यालय में मौजूद है और सामने ये स्क्रीन जो आप देख सकते हैं बड़ी सी, यहाँ पर आप देखें कि किस तरह से तमाम जो विद्युत कंपनियां हैं उनके एमडी, जो विद्युत निगम हैं उनके एमडी यहाँ पर मौजूद हैं, जो अपना अपना पूरा लेखा जोखा रख के ये बता रहे हैं कि आखिर उनको कितने वार्षिक राजस्व की जब बात करते हैं उसकी ज़रूरत है। यानी एक तरह से वो अपना घाटा दिखा रही हैं। वो हमारे साथ में है, अभी जन सुनवाई में जुड़े हुए थे, हमने देखा, बातचीत करते हैं उन्हीं से। अवधेश जी ये बताएं, जन सुनवाई तो आज से शुरू हो गई, बिजली कंपनियों की मंशा तो साफ नजर आ रही है, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं दाम बढ़वाने में लगी। देखिए, जो 22-23 की जो सुनवाई अभी शुरू हुई है, बिजली कंपनियों की जो बात अगर करें तो वो स्लैब परिवर्तन को लागू कराना चाहती हैं, जिससे प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं पर बड़ा भार पड़ेगा। और जहाँ तक सवाल है, बिजली कंपनियाँ चोर दरवाजे से जो बिजली दर बढ़ाने की बात कर रही हैं, अभी वो अपनी बात रख रही हैं, अभी हम लोग भी अपनी बात रखेंगे और विधिक तौर पे हम उनको बताएंगे कि किस प्रकार से प्रदेश के उपभोक्ताओं को चोर दरवाजे जो बिजली दर बढ़ाने की बात कर रहे हैं उसको हम बढ़ने नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। आरोप है कि पिछले कई साल से नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों को बरगलाया जा रहा है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। नौकरी के नाम पर धर्म परिवर्तन करने वालों की कोशिश नाकाम हो गई है। यहाँ पर ग्लेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर अन्य जगहों से नौकरी के लिए लोगों को बुलाया जाता था और मास्टरमाइंड के साथ मिलकर उन्हें मुस्लिम धर्म अपनाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। तो वो कह रहे थे कि आप अपना धर्म छोड़ दीजिए और अल्लाह को अपनाना चाहिए, कि मतलब आप करने में आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा, ये आप लाखों रुपये कमा सकते हैं, करोड़ों तक कमा सकते हैं। एक समय बताया जाए करीब 15 से 20 हिंदू होंगे, बाकी सब 25-30 मुस्लिम होंगे। नौकरी के नाम पर बुलाए गए लोगों को किसी से मिलने जुलने और बातचीत तक करने नहीं दी जाती थी। फोन जमा कर लिया जाता था। किसी तरह सुधांशु ने परिजनों को पूरा मामला बताया, तब जाकर मामले का खुलासा हुआ। पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। नौकरी की लालच देकर धर्म परिवर्तन कराए जाने की समस्या थाना कोतवाली में पंजीकृत कराए गए अभियोग में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। विवेचना निष्पक्ष रूप से कराई जाती है। आशंका है कि धर्म परिवर्तन कराने के इस नेटवर्क में कई लोग शामिल हो सकते हैं। मामले की जांच में जुटी पुलिस इस पूरे मामले के तह में जाने की कोशिश कर रही है। जांच हो रही है कि इन्हें फंडिंग और सपोर्ट कहां से मिलता था। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भाजपा
संसदीय बोर्ड की बड़ी बैठक हो रही है। बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा मौजूद हैं। एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार पर लग सकती है इस बैठक में मुहर। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपके सामने। तो भाजपा मुख्यालय पर बड़ी बैठक चल रही है, संसदीय बोर्ड की बैठक है और ये कल ही फैसला हो गया था कि बैठक होनी है और थोड़ी देर में ये माना जा रहा है कि नाम सामने आ सकता है कि एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति का उम्मीदवार कौन होगा। भाजपा मुख्यालय में ये बैठक चल रही है। आपको याद दिला दें कि 2 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी जिसमें जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह थे। मंथन करने की बात कही गई थी, सहयोगी दलों से बातचीत की बात कही गई थी और अब वो फाइनल बैठक शुरू हो सकती है। फाइनल बैठक हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद नाम का ऐलान हो सकता है कि एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन होगा। लंबा मंथन और उस मंथन के बाद में ये बड़ी बैठक, इंतजार है किसके नाम पर मुहर लगाई जाती है। पीएम मोदी की मौजूदगी इस बैठक में है। इस बैठक से क्या निकल करके आएगा, इस पर हमारी लगातार नजर है। कभी डाकुओं के खौफ के नाम पर पहचान रखने वाले चंबल की तस्वीर बदल गई है। जहां कभी गोलियां चलती थी और मुठभेड़ होती थी, वहां पर अब राफ्टिंग, कैंपिंग और डिनर हो रहा है। कोशिश की चंबल के सुनहरे दौर को वापस लाया जाए। खौफ से खुशियों का प्रतिशोध। डाकुओं के इलाके में डांस, चंबल में रोमांच की राफ्टिंग। चंबल के इस इलाके में कभी गोलियां गूंजती थी, डाकुओं के गैंग रहा करते थे। आए दिन गैंग की पुलिस से मुठभेड़ हुआ करती थी। ये वही चंबल है जिसके नाम डाकू, किडनैप और लूट की खौफनाक तस्वीरें सामने आती हैं। चंबल में अब बहुत कुछ बदल गया है। ये पचनत है, वही इलाका है जो एक 10 सरगना के गांव के नजदीक पड़ता है और एक समय यहां पर लोग आने की सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन अब 5 नदियों के संगम पर फेस्टिवल की ये तस्वीर रोमांच से भर देती है। इटावा के ऐतिहासिक पचनद में रात गुलजार है। संगम पर चल रहे कटहल फेस्टिवल में सैलानी पहुंचे। कटहल का शानदार डिनर और रेत पर थिरकते पैरों ने डाकुओं की दहशत पर कब्जा कर लिया है। यहाँ अब चीखे नहीं, हंसी के ठहाके गूंज रहे हैं। पचनद चंबल का वो इलाका है जो एक जमाने में डाकुओं के खौफ के नाम से जाना जाता रहा। ये सभ्य समाज के लिए डाकुओं की और कुछ लोगों के लिए बागियों की धरती रही है। चंबल रॉबिन हुड की नकल करने निकले लोगों की वजह से कुख्यात रहा। चंबल के इन इलाकों में अब खुशियां उड़ान भरती हैं। मुस्कान रात में बिखरने का जज्बा रखती है।
नदियों में रोमांच की राफ्टिंग होती है। यहाँ एक दो की नहीं बल्कि सैलानियों की लंबी कतार दिखती है। खौफ का दूसरा नाम रहे इस इलाके में कटहल फेस्टिवल ने लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी। कभी चंबल में कटहल का इतना उत्पादन हुआ करता था कि इनके बदले जमीन मिल जाती थी। कोशिश चंबल के सुनहरे दौर को वापस लाने की है। कभी एक जमाने में डाकुओं की गोलियों से थर्राने वाली चंबल घाटी में कटहल की लजीज खानों का लुत्फ देने के लिए देश भर से सैलानी आ रहे हैं। ये सब इसलिए हो पा रहा है क्योंकि बदनाम चंबल से एक दशक पहले ही कुख्यात डाकुओं का खात्मा हो चुका है। अब यहाँ राफ्टिंग होती है, कैंपिंग होती है, योग होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा, इटावा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।